आज के प्रोफेसर जयशंकर स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मैया जी, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सम्मानित प्रधान आदरणीय कोदंड राम जी, श्री देशपांडे जी, भाई रविंद्र जी, भाई नवरिया जी, इस सभा में अपने मित्र प्रोफेसर जयशंकर को याद करने के लिए आए हुए हैदराबाद के माननीय वरिष्ठ नायकगण, तेलंगाना आंदोलन के पिछले कई बरस से अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता और नायक का काम संभाल रहे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि आप सबके साथ आज की शाम हम एक ऐसे आदमी, आचार्य, कुलपति, चिंतक और जननायक को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो देखा वो कहा, जो समझा उसको साहस के साथ जीने की कोशिश की और अपने जीवन काल में ही अपने साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने मित्रों के लिए नायक और आदर्श नागरिक जैसे सम्मानित हुए। आज भारत में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे शिक्षितों के बीच में आदर्शों के लिए आकर्षण घट रहा है। जनता के सवालों से पढ़े लिखे लोगों की दूरी बढ़ रही है और जब ऐसे सवाल हो जिसमें सरकार से टकराना पड़े तो हम पढ़े लिखे लोग बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे समय में प्रोफेसर जयशंकर का चित्र सामने उभरना हमारे आपके लिए बहुत स्वाभाविक है और आज तो आप ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अभी अभी आप सब एक बड़े युद्ध जैसी परिस्थिति से किसी तरह से अपनी रक्षा करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मंच पर बैठे एक मित्र के हाथ में चोट है, हमने सोचा स्कूटर से चोट लगी होगी, फिर सोचा घर में बाथरूम में गिर गए होंगे, कहा नहीं, ये मेरे राज्य की, आजाद हिंदुस्तान के, आजाद आंध्र प्रदेश के राजधानी में नागरिक प्रदर्शन करने की मेरी कोशिश के बदले में मेरे राज्य सरकार की तरफ से दिया गया इनाम है। इस परिस्थिति को संबोधित करते समय, देखते समय बहुत चिंता होती है कि क्या सचमुच हमारा जनतंत्र जो चुनाव के जरिए चल रहा है आज कहीं हमारे आपकी निगाह में नीचे तो नहीं गिर रहा है। ये सरकार अपने लोगों की है या किन्हीं गैरों की है? इनको हम ही ने वोट देके चुना या वोट देते समय हमसे कोई भूल हो गई? और या फिर ये कि ये सब का सब जैसे महाभारत का जुआ है, जहां जमीन समझो वहां दलदल है, जहां पानी समझो वहां जमीन है और अपने ही लोग हमें मिलाकर के बैठा करके एक तरह से जुआ खेलने के लिए मजबूर करते हैं और फिर और तो और जमीन ले लेते हैं, जायदाद ले लेते हैं, फिर हमारी इज्जत पर भी हमला करते हैं, हमारी स्वतंत्रता पर भी हमला करते हैं। ये बहुत चिंता की बात है और इसी बात को आपके सामने रखने के लिए और प्रोफेसर जयशंकर की स्मृति को प्रणाम करने के लिए मैं आपके मित्र और नेता भाई लक्ष्मण जी और मेरे अपने सहयोगी और आपके सुपुत्र डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोग से यहाँ आ सका। आज की शाम हमको दो हिस्से में प्रोफेसर जयशंकर को याद करने की प्रेरणा देती है। पहले तो हमको ये समझना है
कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है तेलंगाना के इलाके में, और क्या खाली तेलंगाना में हो रहा है या पूरे देश की व्यवस्था के साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपका दुख बाकी हिंदुस्तान का दुख है, आपकी चुनौती बाकी हिंदुस्तान की चुनौती है। कुछ ऐसा हो गया है पिछले 20 बरस में, 25 बरस में तो ज्यादा हो गया है कि जो लोग सत्ता में जाते हैं वो गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। जो लोग सत्ता में जाते हैं वो अपने हित को सबसे बड़ा मानते हैं, फिर अपनी पार्टी के हित को मानते हैं, अपनी बिरादरी के हित को मानते हैं। हिंदुस्तान के हित की रक्षा करना आज उनके बूते के बाहर है, उनके सोच के बाहर है, उनके सपने के बाहर। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे जनतंत्र में कई बुनियादी खराबियां आ गई। मित्रों, अगर प्रोफेसर जयशंकर होते तो वो मेरे साथ आपसे ये जरूर सतर्क करते कि इतनी चिंता के बावजूद ये मत समझना आपकी भारत का जनतंत्र मर गया है। नहीं, अगर आप आसपास पड़ोस में निगाह डालिए तो हिंदुस्तान के जनतंत्र में अभी काफी जान है। हिंदुस्तान के जनतंत्र में जान इसलिए नहीं है कि यहाँ के नेताओं में जान है। नेता तो मुर्दे होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के आगे झुकते जा रहे हैं, अपनी जात बिरादरी के आगे दबते जा रहे हैं, लेकिन जनता की जान बढ़ती जा रही है, जनता की आवाज बढ़ती जा रही है। खासतौर पर वो लोग जो सदियों से दबाए गए थे, हिंदुस्तान की औरत, हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का पिछड़ा, हिंदुस्तान का अकलियत और हिंदुस्तान का गरीब, ये आज एक दूसरे की बाजू पकड़ करके इस बड़ी बाढ़ में से हिंदुस्तान के जनतंत्र की नाव को दूसरे किनारे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के जनतंत्र में कुछ खासियत, कुछ खूबियां हैं, लेकिन कुछ खराबियां भी हैं। और उन खराबियों की तरफ इशारा करते समय मैंने सोचा कि अपनी बात शुरू करने का, बिस्मिल्लाह करने का एक ही तरीका होगा कि कुछ बातों को याद किया जाए। इसलिए मैंने अपने पर्चे में जो अंग्रेजी में लिखा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी शिक्षा प्रणाली में पढ़ा जिसमें मेरी मातृभाषा के अलावा बाकी देशी भाषाओं से ज्यादा जगह एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को थी। इसलिए मुझे तेलुगु के बारे में ज्यादा पता नहीं चला। और जिनसे हमने प्रेरणा दी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने हमको समझाया कि तुमको पढ़ने में जो भी पढ़ने को मिला नहीं मिला, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोशिश करो कि देश की भाषाओं की इज्जत करो। तो मुझे आप माफ कीजिएगा कि पर्चा मेरा तेलुगु में नहीं है, हिंदी में भी नहीं बन पाया, लेकिन जो बात मैंने अंग्रेजी में लिखी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होना है, मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो दुनिया में एक प्रार्थना बहुत सारे इंसान करते हैं। वो प्रार्थना है हमारे आगे के रास्ते को बनाने के लिए, और वो प्रार्थना ये है कि हे ऊपर वाले, या हम सबका हाल देखने वाले, हमें ऐसी समझदारी दीजिए कि हम देख सकें कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम बदल सकते हैं और क्या ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। और दोनों के बीच में हमें अपनी जिंदगी में ये साहस भी दीजिए कि जिसको बदलना है उसको बदलने के लिए हर पूरी कोशिश कर सकें, और जिसको नहीं बदल सकते हैं उसके साथ हम अपने जीवन को संभाल करके चला सकें। और एक दूसरी बात गांधी जी ने कही, जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन के बीच में है, आंदोलन 40 साल से चल रहा है, 1969 से चल रहा है। ऐसे में अगला कदम क्या किया जाए? इसमें हमारे देश के एक सबसे बड़े आंदोलनकारी, जिनसे बड़ा जन नेता अभी दुनिया के नक्शे पर हुआ नहीं है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं, हमारे लोग तो कहते ही हैं। उस महात्मा गांधी ने कहा है कि जब कभी तुम्हारे मन में दुविधा हो, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सर पर चढ़ के बोलने लगे, तो तुम ये देखने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारी अपनी जानकारी में सबसे दीनहीन, लाचार, परेशान तुमको कौन मिला, और उसको याद करते हुए देखो कि जो तुम आगे करने की कोशिश कर रहे हो, कदम उठाने की कोशिश कर रहे हो, उससे उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी। आज तेलंगाना आंदोलन के लोग और हैदराबाद में बैठ के सरकार चला रहे लोग और दिल्ली में बैठ के हुकूमत चला रहे लोग, उनके लिए गांधी का ये मंत्र, ये जंतर, ये तलिस्मा बहुत जरूरी है। उनको सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा
कि आज के इस माहौल में जो अगला कदम उठाना चाहते हैं, जो हम जय तेलंगाना का नारा लगाते हैं, इससे जिस सबसे लाचार आदमी को हम जानते हैं उसकी जिंदगी बेहतर होगी कि नहीं होगी। अगर बेहतर होगी तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी चुनौतियां हो। और इसीलिए ऐसा लगता है कि आपके आंदोलन का जो नैतिक आधार है, जो ऐतिहासिक आधार है, बहुत मजबूत है। बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के हिलाने से इसकी नींव नहीं हिली है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया आंदोलनकारियों को, यह अलग बात है। उन्होंने अपने साथ रोटी खाने के लिए बुला लिया, यह अलग बात है। उन्होंने झूठे वादे करके बहका लिया, यह अलग बात है। लेकिन आंदोलन की बुनियाद, उसकी जड़ को कोई कमजोर नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना है? आपको तो मालूम ही है, लेकिन देश के जो लोग तेलंगाना के आंदोलन के बारे में कुछ भ्रम रखते हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं। 1955-56 में जो सरकार की तरफ से पूरे देश की सूबों को फिर से बनाने की कमेटी बनाई गई थी, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, उसमें एक कलम उन्होंने लिखी, और वो कलम थी पहला 388 में। ये वार्निंग थी, ये चेतावनी थी कि आंध्र और तेलंगाना के कई साझा सरोकार हैं और उसकी वजह से आंध्र और तेलंगाना के लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे विकास की उम्मीदें और उसके लिए माहौल नहीं बनाया जा सका, हालात बेहतर नहीं किए गए, आपस में रजामंदी के साथ एक दूसरे के हकों का, जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया, तो आने वाले दिनों में ये जरूरी हो जाएगा कि आंध्र और तेलंगाना के लोग फिर अलग अलग हो जाएं। ये सरकारी कमेटी ने 1955-56 में लिख रखा था। और यही बात प्रोफेसर जयशंकर जी ने अपने गुजरने के कुछ दिनों पहले हमारे मित्र देशपांडे जी की किताब की भूमिका लिखते हुए लिखा। और मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, किताब अंग्रेजी में है, छोटी किताब, लेकिन बहुत माकूल किताब, बहुत अच्छी किताब बनी है। और प्रोफेसर जयशंकर ने लिखा, द मर्जर ऑफ तेलंगाना विद आंध्रा was neither unconditional nor was it considered eternal। ना तो ये बगैर शर्त था, ना ये हमेशा के लिए था। A series of agreements, safeguards, formula, promises, etc. foisted right from day one to the date abundantly make it clear that the merger was unconditional। These promises were made umpteen times and were broken umpteen times। आंध्र और तेलंगाना का एक दूसरे में मिलना न तो बगैर शर्त था, न हमेशा के लिए था, बल्कि तमाम तरह के समझौते, वायदे, शर्तें और इंतजाम करके इसको बनाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद जितनी बार शर्तें रखी गई, वायदे किए गए, उतनी ही बार इसको तोड़ा भी गया। तो जब वादा खिलाफी हो गई तो मर्द औरत साथ नहीं रह पाते, भाई भाई साथ नहीं रह पाते। आंध्र और तेलंगाना को साथ रखने की अब की बातें उनकी वादा खिलाफी के कारण नामुमकिन हो गई हैं। ऐसा प्रोफेसर जयशंकर ने हमारे लिए एक वसीयतनामा, आगे की रोशनी देने वाला एक हमारे सामने नियम रखा। अब हम हिंदुस्तान की हालत देखें, हिंदुस्तान की जमहूरियत की हालत देखें, इस लोकतंत्र की हालत देखें। पिछले दिनों में जनता ने तो जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, आंदोलन के लिए उम्मीद बढ़ी है, हिस्सेदारी का उत्साह बढ़ा है। लेकिन 6 बीमारियां आ गई हैं आपके देश के इंतजाम में, और इन 6 बीमारियों के कारण ही तेलंगाना का आंदोलन उलझता जा रहा है। तेलंगाना की आवाज बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई घटती जा रही है। ये 6 बीमारियां क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है विकास का संकट, डेवलपमेंट डेफिसिट। आपका मुल्क, सुनते हैं मेरा मुल्क, दुनिया के उन 2 बड़े देशों में है जो पूरी दुनिया के भूमंडलीकरण
ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम देख रहे हैं। एक है भारत, दूसरा है चीन। ये अमेरिका भी कहता है, जर्मनी, जापान और रूस भी कहता है। लेकिन भारत के आम आवाम के लिए इसमें से कितना मिल रहा है? अभी 2012-13 की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत 186 देशों के बीच में